नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन क्यों नेसेसरी है, मतलब क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्या हमारे पास लोकसभा में इस समय डिप्टी स्पीकर है और बाकी असेंबलीज जो हैं वो किस तरह से इस रूल को फॉलो करती हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। तो जानेंगे सब कुछ, जैसे कि अभी न्यूज़ में भी था। क्यों था न्यूज़ में? आपने देखा कि एक रेबल समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं नितिन अग्रवाल, अब वो डिप्टी स्पीकर बन गए हैं यूपी में बीजेपी की बैकिंग से। जैसे कि आपने देखा कि वो 2017 में सपा से एसपी से वो जीत के आए थे, लेकिन 2019 में ही उनके जो एफिलिएशंस हैं वो बीजेपी के साथ बढ़ने लगे थे। इसको लेके सपा ने एक कंप्लेंट भी फाइल की थी स्पीकर के पास कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन किया जाए, क्योंकि ये बीजेपी के फेवर में वोट करते हैं, बीजेपी के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एमएलए नितिन अग्रवाल, उनके फादर जो है मिस्टर नरेश अग्रवाल, वो भी राज्यसभा के एमपी थे। तो ये दोनों जो हैं ये अब बीजेपी की तरफ अपना जो एफिलिएशन है वो दिखा चुके थे, और इसके चलते अब क्या यहाँ पे नितिन अग्रवाल के साथ एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल उन पे होगा या नहीं होगा। काफ़ी लंबे समय से उनकी जो एप्लीकेशन है वो स्पीकर पे पेंडिंग रही, समाजवादी पार्टी की जो कंप्लेंट है वो पेंडिंग रही, और उसके बाद स्पीकर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हम एग्जैक्टली ये जानना चाहेंगे, मतलब देखेंगे इस वीडियो में कि क्या स्पीकर के पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो एक लंबे समय तक एंटी डिफेक्शन लॉ या एंटी डिफेक्शन की जो एप्लीकेशंस हैं वो पेंडिंग रख सकते हैं, और साथ ही साथ उनके पास क्या पावर्स हैं इसको रिजेक्ट करने की। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि इलेक्शन आते जा रहे हैं तो इस तरह का जो टसल है वो बढ़ता जा रहा है, और बार बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब इतने लंबे समय से अगर यूपी में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली थी, तो अभी लास्ट में इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अब 4 या 5 मंथ बचे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें लोकसभा की, तो अभी तक वहां पे ये इलेक्शंस क्यों नहीं कराए गए, अगर आपको लगता है इतनी ये पोस्ट इंपॉर्टेंट है। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। अब आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप वो मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्टी स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो कहाँ मेंशन है। आर्टिकल 93 को अगर आप पढ़ोगे तो यही कहा गया है कि जैसे ही हाउस ऑफ पीपल जो है वो इलेक्ट होके आएगा, तो वहां पे आपको दो मेंबर्स को चूज करना होगा। एक होंगे स्पीकर, दूसरे होंगे डिप्टी स्पीकर। देखो, डिप्टी स्पीकर के ऐसा कोई रोल मेंशन नहीं है। डिप्टी स्पीकर का जो रोल है वो यही है कि स्पीकर की एब्सेंस में हाउस को संभालना। जैसे हमने देखा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्पीकर काफी इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है। लेटर से स्पीकर छुट्टी पे हैं, स्पीकर ऑफिस क्विट कर देते हैं, या अनटाइमली डेथ हो जाती है, जैसे पहले मावलंकर साहब के टाइम में भी होता है, बाली योगी के टाइम में होता है। तो ऐसे में डिप्टी स्पीकर जो है वो फौरन उनकी प्लेस ले लेंगे जब तक नया स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाता। सिमिलर प्रोविजंस आपको आर्टिकल 178 में दिखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के चलते, वहां पे भी सेम है कि एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। अब बात आती है कि डिप्टी स्पीकर स्पीकर की पोस्ट को कितने समय में आपको भरना है। क्या आप इसको जल्दी भरें, कोई टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, या फिर आप इसे खाली रख सकते हैं अनिश्चितकालीन तक। देखो, स्पीकर की पोस्ट तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि स्पीकर के बिना हाउस जो है वो मूव फॉरवर्ड नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए आपने देखा प्रोटम स्पीकर का भी मैकेनिज्म है। और प्रोटम स्पीकर इसलिए रखे जाते हैं कि जैसे ही पहली लोकसभा यानी लोकसभा का पहला सत्र बैठे तभी आप स्पीकर को इलेक्ट कर लें। लेकिन अब बात आती है डिप्टी स्पीकर को लेके क्या करें। जैसे कि आप देख रहे हैं 2019 से हमारी जो लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो वेकेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है कि जैसे ही पहली सिटिंग हो आपके लोकसभा की, आप एज सुन एज पॉसिबल जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को आप इलेक्ट करिए। मतलब एज सुन एज पॉसिबल का मतलब है कि एट अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी। कोई टाइम फ्रेम नहीं मेंशन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि 6 मंथ मेंशन है इनके इलेक्शन कराने के लिए, 2 मंथ मेंशन है, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं मेंशन है। एज सुन एज पॉसिबल टर्म जो है वहां पे मेंशन है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जब काम हो रहा होता है, लेटर से डिप्टी स्पीकर जो हैं वो हाउस जब चल रहा होता है और स्पीकर एब्सेंट होते हैं, तो डिप्टी स्पीकर जो हैं वो फौरन उसका चार्ज ले लेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे डिप्टी स्पीकर के और क्या क्या काम है। देखो, डिप्टी स्पीकर को सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है हाउस की वो चलती रहे। अगर हम लोकसभा के रूल्स की बात करें तो वहाँ पे जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है वो रूल 8 से गवर्न होता है। वहाँ पे प्रोसीजर्स में मेंशन किया हुआ है कि आपको किस तरह से डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करना है। अब ये रूल्स ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो उस डेट पे होगा जब स्पीकर फिक्स करेंगे, और एक बार जो मोशन है उसको कैरी किया जाएगा, उसमें नाम बताया जाएगा डिप्टी स्पीकर का, उस दिन सारे लोग प्रेजेंट रहेंगे और वोटिंग करेंगे। सिमिलरली आप देखेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं।
अब यहाँ पे डिप्टी स्पीकर का ऑफिस कब तक चलता है? देखो, जब तक हाउस डिसॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है, वो लोकसभा भंग नहीं हो जाती, तब तक डिप्टी स्पीकर का जो है ऑफिस वो चलता रहता है, मतलब वो पर्सन जो है वो डिप्टी स्पीकर बने रहेंगे। अब हाँ, हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर बीच में रिजाइन करना चाहें, तो डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को और स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देंगे। एक बात और जानने वाली है कि अगर कोई भी लेटेस्ट से एमपी एमएलए जो डिप्टी स्पीकर बना हुआ है, अगर वो एमपी एमएलए नहीं रहता, इस पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो फिर वो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पे भी नहीं रहेगा। ही हैज टू बी रिमूव फ्रॉम दिस पोस्ट एज वेल। अब बात आती है कि रेजिग्नेशन के अलावा अगर उनको रिमूव करना तो कैसे किया जाएगा? वो हाउस के एक रेजोल्यूशन से रिमूव किया जा सकता है। हाउस जो है वो मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है, उसमें 50% प्लस 1 मेंबर बोलेंगे कि हमें डिप्टी स्पीकर को हटाना है, वो वोट करेंगे स्पीकर डिप्टी स्पीकर को हटाने का, और स्पीकर डिप्टी स्पीकर को हाउस छोड़ना पड़ेगा। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है तो डिप्टी स्पीकर को सारा कार्यभार संभालना पड़ेगा, चाहे मावलंकर के केस में देखें, एंगर के केस में देखें। तो इस तरह से एक्टिंग स्पीकर ये लोग बनते रहे, और जब ये लोग एक्टिंग स्पीकर बनते हैं तो इनके पास सेम पावर्स होती हैं जो स्पीकर की होती हैं। इनफैक्ट अगर लेटर से डिप्टी स्पीकर ने कोई एक्शन लिया है और बाद में स्पीकर वापस पोस्ट पे आ जाते हैं, तो डिप्टी स्पीकर की कंप्लेंट जो है एमपीज नहीं कर सकते। मतलब जो उस समय हाउस में चला, वो डिप्टी स्पीकर ने जैसा डिसाइड किया वही फाइनल लॉ ऑफ द हाउस माना जाएगा। तो ये कहा जाता है कि जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर बनते हैं तो उनके पास सेम पावर्स हो जाती हैं, ठीक है। जब वो हाउस को प्रिसाइड कर रहे होते हैं तो सेम पावर सेम रेफरेंसेस उनको मिलते हैं, और कोई भी अपील उनके अगेंस्ट आप स्पीकर पे बाद में नहीं ले जा सकते। अब बात जो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नितिन अग्रवाल जो है वो समाजवादी पार्टी से आए हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिफेक्शन किया। अब जब डिफेक्शन किया तो उनपे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल हुआ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? शेड्यूल 10 है। शेड्यूल 10 क्या कहता है? ऐसा कोई भी मेंबर जो ए पॉलिटिकल पार्टी से चूज होके हाउस में गया हो, एमपी एमएलए बना हो, और बाद में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, यहाँ पे एसपी से वो बीजेपी में चले गए, तो उनके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन की कंप्लेंट जो है या डिफेक्शन की कंप्लेंट जो है वो आप स्पीकर को दे सकते हैं। अब स्पीकर क्या करेंगे? स्पीकर केस को पढ़ेंगे और सुनवाई करेंगे, और बाद में उनको आर्टिकल 102 के तहत डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अभी एंटी डिफेक्शन लॉ मैं पहले भी पढ़ा चुका आपको, 52nd अमेंडमेंट 1985 में लाया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे लेटेस्ट से डिप्टी स्पीकर जो हैं वो डिफेक्ट कर जाएं, ठीक है। अब कह सकते हैं कि बीजेपी के डिप्टी स्पीकर हैं, अब वो बाद में जाके एसपी ज्वाइन कर लें, तो क्या वो बचे रहेंगे? क्या डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को आप एंटी डिफेक्शन लॉ से बाहर रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पे भी ये लॉ जो है एप्लीकेबल होता है। बहुत ध्यान रखिएगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। हाँ, एक एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन क्या है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर इलेक्ट होके जाता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप वो नहीं छोड़ सकता। लेकिन स्पीकर डिप्टी स्पीकर के केस में ये कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल बायसनेस को हटाना है, आपको ए पॉलिटिकल होके काम करना है। अब आप बीजेपी से इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, आप क्लास के मॉनिटर हैं, लोकसभा के मॉनिटर हैं, तो आप अपनी बीजेपी वाली आइडियोलॉजी या कांग्रेस वाली आइडियोलॉजी जिससे आए हैं उसको साइड में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि अगर कल को स्पीकर डिप्टी स्पीकर ये चाहे, स्पीकर स्पेसिफिकली या डिप्टी स्पीकर ये चाहे कि मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि मैं इस पोस्ट का दुरुपयोग नहीं हो, इसको मैं मेक श्योर करूं कॉन्स्टिट्यूशनली ये पोस्ट मेरी चलती रहे, और मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ना जाऊं। तो इसी के चलते ये माना जाता है कि आप स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हैं तो आप रिजाइन कर सकते हैं। आपको पार्ट 5 ऑफ 10 शेड्यूल में ये छूट है कि आप रिजाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। आप बस अब यहाँ पे ए पॉलिटिकल मैनर में इस ऑफिस को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ये डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही आ रही है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। अब देखो, सबसे बड़ी बात हो जाती है कि एग्जेम्पशन की बात तो तब होगी ना जब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो सारा खेल ही पॉलिटिकल खेमे चेंज करने का है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि हमने देखा कि 2019 में नितिन अग्रवाल के अगेंस्ट सपा ने कंप्लेंट करी, बोले ये हमारे मेंबर थे, ठीक है। स्पीकर को बोला हमारे सपा से मेंबर बने, फिर इन्होंने बीजेपी की तरफ एफिलिएशन शुरू कर दिया, तो आप इनको डिस्क्वालीफाई करो। अब ऐसे में स्पीकर के पास क्या पावर है? इसको लेके ना कोर्ट भी बहुत बार चिंतित रहा है, और कोर्ट ने कई बार इंटरफेयर भी किया। वैसे तो कहा जाता है
कि कोर्ट इन मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन आपने देखा कि किहोतो होलोहन केस से कोर्ट इस मैटर में इंटरफेयर करता आ रहा है। कोर्ट ये बताता आ रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को कैसे काम करना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ में पार्लियामेंट को कैसे काम करना चाहिए, स्पीकर को क्या करना चाहिए, ये काफी समय से कोर्ट बताता आ रहा है। इनफैक्ट कोर्ट यही कह रहा है कि हमारा जुरिडिक्शन बिल्कुल इन मैटर्स में लगता है और हम इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। कोर्ट भी इस बात को लेकर काफी लंबे समय से चिंतित है कि आप देखेंगे कि स्पीकर के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई है डिस्क्वालिफिकेशन को लेके। अब स्पीकर जैसे आपने हमने यहाँ पे क्या देखा कि यूपी असेंबली के स्पीकर ने इस एप्लीकेशन को बहुत समय तक पेंडिंग रखा और उसके बाद इसे रिजेक्ट कर दिया, मतलब नितिन अग्रवाल को यहाँ से उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। जबकि टेक्निकली अगर आप देखेंगे बात, अगर आप समझेंगे, अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ को पढ़ेंगे तो स्पीकर को कॉन्स्टिट्यूशनली इसको फॉलो करना चाहिए। ये पूरा पूरा एंटी डिफेक्शन का ही केस है। वैसे तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर ना करे क्योंकि आर्टिकल 122 यही कहता है कि कोर्ट जो है वो प्रोसीजरल मैटर्स में पार्लियामेंट के इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि होतो होलोन केस में, मेघचंद्र केस में कोर्ट इंटरफेयर करता आया। कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे रखने की कोशिश की। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाई करने की पावर या तो आप प्रेसिडेंट गवर्नर को दीजिए या आप एक कोई अलग से कमेटी कमीशन बनाइए जो इस मैटर को डील करे। स्पीकर को ये पावर नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि स्पीकर जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं। दूसरी बात ये कहा गया कि कोई भी एंटी डिफेक्शन की कंप्लेंट या कोई भी डिफेक्शन की कंप्लेंट अगर स्पीकर के पास आई है तो स्पीकर कोशिश करे उसको कम से कम समय में, यानी 3 महीने के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करे। हमने नितिन अग्रवाल के केस में देखा कि 2 साल तक स्पीकर ने इसको पेंडिंग रखा और बाद में रिजेक्ट कर दिया, जबकि आप देखेंगे कि क्लियरली ये डिस्क्वालिफिकेशन का ही वो केस है। अब यहाँ पे देखो यही बात आ जा रही है कि कोर्ट भी बार बार कह रहा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अगर आपको स्ट्रेंथन करना है तो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ को बहुत सीरियसली लेना होगा। बात यही आ जाती है कि हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ आए लगभग 30 साल, 40 साल, इनफैक्ट आप देखेंगे 40 इयर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं, लेकिन अभी भी उसके जो बेनिफिट्स हैं या फिर आप कहेंगे कि उसके जो मेन डेमोक्रेसी को उसके बेनिफिट मिलने चाहिए वो अभी भी नहीं मिले हैं। तो कोर्ट बार बार समझाता है, 2020 के केस में भी कोर्ट ने यही समझाया है कि कुछ रिकमेंडेशंस आपको माननी पड़ेंगी। यहाँ पे स्पीकर के पास एक ट्रिब्यूनल वाली पावर आ जाती है और स्पीकर उसको पॉलिटिकल मैनर में डील करते हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि स्पीकर जो है वो इन इश्यूज को कॉन्स्टिट्यूशनली हैंडल करे और अपनी ड्यूटी समझे। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मिली है यहाँ पे, ये कोई एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी नहीं है, ये आर्टिकल 102 में शेड्यूल 10 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मिली हुई है और उसको स्पीकर को अकॉर्डिंगली करना चाहिए। तो यही पूरा हमें जानना था इस मैटर में। यहाँ पे अब मुझे बताइए कि क्या हुआ, ठीक हुआ, नहीं हुआ। हाँ, यूपीएससी में जो जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं उस पर मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इसके बाहर आप कुछ खास ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, इसी में से आपको फैक्ट्स पूछ लिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।